Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about PM Modi welcomes Seychelles as full member of Colombo Security Conclave. तो हम समझेंगे अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले सेचिल्स के बारे में समझते हैं. सेचिल्स इज एन आर्कीपेलागिक आइलैंड कंट्री, मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स का एक सीरीज है. कलेक्टिवली इससे बना है देश सेचिल्स. यहाँ पे है कहीं पे सेचिल्स आइलैंड्स या सीरीज ऑफ आइलैंड्स. और सेचिल्स की अगर लोकेशन की बात की जाए तो इट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ मडागास्कर. मडागास्कर से थोड़ा सा नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में है. एंड आप कह सकते हैं कि इट इज इन द वेस्टर्न साइड ओवरऑल ऑफ इंडियन ओशन. करंट न्यूज ये है सेचिल्स से रिलेटेड कि सेचिल्स के प्रेसिडेंट इज ऑन विजिट टू इंडिया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की. एंड बोथ कंट्रीज एक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज टू डीपन कोऑपरेशन इन मैरीटाइम ट्रेड, ब्लू इकोनॉमी. तो सिंस दिस इज एन आइलैंड कंट्री स्पेशली लोकेटेड इन इंडियन ओशन, तो भारत का हमेशा ही इस तरह के देशों के साथ इंटरेस्ट रहता है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू मैरीटाइम कोऑपरेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन के जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, ताकि ये देश किसी भी दूसरे मेजर पावर की तरफ डाइवर्ज ना हो, चाहे चाइना हो, यूएस हो, ताकि इंडियन ओशन में किसी भी मेजर कंट्री का फुटप्रिंट स्ट्रांग ना हो. इंडियन ओशन शुड रिमेन अ जोन ऑफ पीस रीजन. एंड इंडियन ओशन में अगर कोई डोमिनेंट पावर हो तो वो इंडिया हो या इंडियन नेवी हो. दैट इज द गोल. इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया ऑलवेज मेंटेन्स वेरी गुड टाइज और ट्राइज टू मेंटेन वेरी गुड कोरिलेशंस विद एनी आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडियन नेशन. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सेचिल्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है. साथ ही साथ इंडिया ऑल्सो वेलकम सेचिल्स टू कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज द न्यूएस्ट मेंबर. तो इसकी भी चर्चा हुई है इस आर्टिकल में. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में सेचिल्स हैज नाउ बीन एडेड एज अ परमानेंट मेंबर. तो थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. देखिए, ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जो इंडियन ओशन कंट्रीज ने मिलकर के बनाया है. इंडियन ओशन के अंदर कुछ देश जो लिटोरल देश हैं, यानी कि जिनका इंडियन ओशन में कोस्ट है, उन्होंने मिल करके ये ग्रुपिंग बनाई है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. इसके मेंबर्स हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश एंड सेचिल्स. सेचिल्स हैज बीन रिसेंटली ज्वाइंड टू कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आज 6th फुल मेंबर. सेचिल्स को ज्वाइन कराया गया इन नवंबर 2025. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने वेलकम किया है. तो इस कारण से ये न्यूज में आया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. सो यू मस्ट कीप इन माइंड. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का अगर ऑफिशियल गोल कहा जाए तो वो है टू इंश्योर मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्पेशली इन द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन के अंदर पायरेसी को काउंटर करना, ट्रैफिकिंग एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम मेनली इन द इंडियन ओशन उसको प्रिवेंट करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करना अगर कोई इस तरीके की क्राइसिस इंडियन ओशन में आती है तो. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को शुरुआत में 2011 में बनाया गया था. उस टाइम में 3 देश थे फाउंडिंग मेंबर, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव. विथ टाइम मेंबरशिप हैज एक्सपैंडेड. 3 और देशों ने ज्वाइन कर लिया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस अगर भारत के लिए देखा जाए तो लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म या इनिशिएटिव दैट इंडिया हैज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन रीजन, जैसे प्रोजेक्ट मौसम हो गया, इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, सागर इनिशिएटिव जिसको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपग्रेड कर दिया इनटू महासागर. तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंतर्गत भारत इंडियन ओशन के कंट्रीज के साथ, लिटोरल कंट्रीज के साथ, स्पेशली आइलैंड कंट्रीज के साथ
अपनी प्रॉक्सिमिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है, अपने कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, उन सब का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है भारत के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम नहीं चाहते हैं कि इन इंडियन ओशन के जो भी देश हैं वो डाइवर्ज अवे हो टुवर्ड्स एनी पावरफुल कंट्री, सुपर पावर, स्पेशली टुवर्ड्स चाइना या यूएस, जिस कारण से इन देशों का इंडियन ओशन में फुटप्रिंट स्ट्रांग हो। अदरवाइज भारत का जो स्ट्रैटेजिक गोल है, स्ट्रैटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को पूरे करने वाले गोल्स, स्पेशली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरे करने वाले गोल्स को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक गोल्स। तो भारत का जो स्ट्रैटेजिक गोल है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन, दैट इंडियन ओशन शुड रिमेन जोन ऑफ पीस एंड फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर पावर्स, वो गोल पूरा होता है जब हम खुद इन देशों के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और इन देशों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर कोई भी क्राइसिस होगी, राइट फ्रॉम पायरेसी टू एनी natural disaster like tsunami and all, उस केस में इंडिया वुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। वी विल बी देयर इन ऑर्डर टू हेल्प कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन इन केस ऑफ कंटिजेंसी। तो इस तरीके का जब हम कॉन्फिडेंस देते हैं तो फिर ये देश मेजर पावर्स की तरफ डाइवर्ज अवे नहीं होते, और इससे जो भारत का लक्ष्य है टू इंश्योर जोन ऑफ पीस इन इंडियन ओशन वो मेंटेन होता है। इंडियन ओशन जोन ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था, राइट। तो ये है भारत का लक्ष्य, स्ट्रैटेजिक गोल ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन, और उसको पूरा करने में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हमारी मदद करता है। इस तरह के बाकी सारी प्लेटफॉर्म्स हमारी मदद करते हैं, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इट हेल्प्स इंडिया इन काउंटरिंग चाइना इन इंडियन ओशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर वो अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करे। उसके लिए चाइना ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इज अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जिसकी मदद से चाइना इज ट्राइंग टू डेवलप इट्स कनेक्टिविटी ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ चाइना, क्योंकि यहीं पे चाइना का ज़्यादातर पॉपुलेशन सेटलमेंट है। सेंट्रल चाइना में तो डेजर्ट है, तो ईस्टर्न रीजन ऑफ चाइना में ही ज़्यादातर चाइना का सेटलमेंट है। ईस्टर्न रीजन ऑफ चाइना को वो कनेक्ट कर रहा है विद द यूरोपियन मार्केट थ्रू नेटवर्क्स लाइक रोडवेज, रेलवे लाइन या पाइपलाइंस। साथ ही साथ चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड सीरीज ऑफ पोर्ट्स इन ऑर्डर टू डेवलप इट्स कनेक्टिविटी विथ यूरोपियन मार्केट। अब जो सीरीज ऑफ पोर्ट्स चाइना बिल्ड कर रहा है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें से कई सारे पोर्ट जो हैं दे आर बीइंग बिल्ट अराउंड कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे क्याकफाओ पोर्ट इन म्यांमार, चिटगोंग पोर्ट इन बांग्लादेश, हम्बनतोता पोर्ट इन श्रीलंका, माले पोर्ट in Maldives, Gwadar port in Pakistan. So these ports along in the Indian Ocean along coast of India, it is creating an existential threat, security threat for India. इससे existential मतलब permanent threat. तो हम एक ये एग्जिस्ट कर रहे हैं परमानेंटली ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया, क्रिएटिंग ए सिक्योरिटी थ्रेट, एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। ये सब टर्म्स इंटरनेशनल रिलेशंस के आपको दिमाग में आपके धीरे धीरे बैठने चाहिए, तब जाकर के आंसर राइटिंग में सब आएगा। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से चाइना अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडियन ओशन में। अब भारत नहीं चाहता कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ज़्यादा उसके नेटवर्क्स डेवलप हो इंडियन ओशन में, उसकी कैपिलरीज डेवलप हो इंडियन ओशन में। इस कारण से भारत कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करता है ताकि इंडियन ओशन के जो कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज, वो चाइना की तरफ डेविएट ना हो। अब सोचिए अगर सेचिल्स भी पार्ट हो जाए, मॉरिशस भी पार्ट हो जाए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, तो इट विल बी बिगर थ्रेट। वहां पे भी पोर्ट्स डेवलप होने लगे तो इट विल बी बिगर थ्रेट, राइट। तो जो भारत का लक्ष्य है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ऑलरेडी चाइना रन कर रहा है, उसके अंतर्गत रोड, रेलवे लाइन, पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। चाइना का ये जो आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देख रहे हैं, जो मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ईस्टर्न चाइना को कनेक्ट कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट से, लेकिन उसके जो एक्सटेंशन है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस से स्टार्ट होता है CPEC और पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट को कनेक्ट करता है, या चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC जो कुनमिंग रीजन ऑफ चाइना से स्टार्ट होता है, क्याकफाओ पोर्ट ऑफ म्यांमार से कनेक्ट करता है। इन CPEC या CMEC की मदद से तो चाइना ऑलरेडी अपने फुटप्रिंट को, अपने प्रेजेंस को इंडियन ओशन में स्ट्रेंथन कर रहा है। अब और ज़्यादा वो स्ट्रेंथन ना हो,
इस कारण से भारत कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करता है। इससे चाइना का इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन को काउंटर करने में मदद मिलेगी। प्लस इंडिया का जो विजन है इन द इंडियन ओशन दैट इंडियन नेवी शुड become the first responder in case of any contingency in the Indian Ocean, and the Indian Ocean should become backwater of Indian Navy। ये सब जो हमारा लक्ष्य है, स्ट्रैटेजिक विजन है इन द इंडियन ओशन, वो पूरा करने में मदद मिलेगी। प्लस मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इन देशों के साथ अगर हम बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हैं तो पेट्रोलिंग वगैरह में जो हमारे इंडियन नेवी है या कोस्ट गार्ड्स हैं, उनको ये देश फैसिलिटेट करेंगे, बर्थिंग फैसिलिटी दे सकते हैं, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी दे सकते हैं। इससे पूरी की पूरी इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रमोट होगी। ओवरऑल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, सागर विजन विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको अब उन्होंने अपग्रेड करके कर दिया है महासागर। यहाँ पे महासागर की भी चर्चा हुई है, अब सागर को अपग्रेड किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा महासागर में। महासागर स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से महासागर जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन, जिसमें इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है, वो अचीव करने में मदद मिलती। तो ये रहा पहला टॉपिक। इसमें हमने सेचिल्स के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखे हैं, बट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक तो सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में, न्यूएस्ट मेंबर किसने ज्वाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव या इस तरीके के जो भी इनिशिएटिव्स हैं इन इंडियन ओशन स्टार्टेड बाय इंडिया, उसका स्ट्रैटेजिक गोल क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये जो पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए नहीं, किसी भी इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन आप पे अगर प्रश्न आ जाए तो आप उसमें ये सारे पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनियन बजट 26-27 ऑन आयुष सेक्टर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। आयुष सिस्टम which is practiced in India stands for Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. These are traditional medicine systems of India which coexist with modern allopathic healthcare। जो एलोपैथिक दवाइयाँ या हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उसके अलावा ये सब ट्रेडिशनल सिस्टम जो भारत में काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं कई सारे तरीके के, उनको कलेक्टिवली कहा जाता है आयुष। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो जो करंट गवर्नमेंट है, इसने आयुष सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करने की कोशिश की है और उसको पब्लिक हेल्थ के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। मतलब एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एलोपैथिक हेल्थ केयर सिस्टम को रिड्यूस करके अब आयुष सिस्टम को भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है बाय द करंट गवर्नमेंट, ताकि सिर्फ एक तरीके के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी ना हो। कई सारे इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं करंट गवर्नमेंट द्वारा इन डायरेक्शन ऑफ आयुष। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाई गई सबसे पहले साल 2014 में, फिर नेशनल आयुष मिशन लाया गया इन लाइन विथ नेशनल हेल्थ मिशन। और नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज का तो लक्ष्य मैंने 3-4 दिनों पहले आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था, उनका लक्ष्य मेनली होता है टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, जिसका ठीक से अगर केयर ना किया गया तो वो आगे जाकर के बड़ी बीमारियों में बन सकता है, उनको प्रिवेंट करना, साथ ही साथ वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करना, प्लस मैटरनल एंड चाइल्ड केयर प्रोवाइड करना, ये सब लक्ष्य होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, मोहल्ला लेवल पे बेसिक क्लिनिक्स जो होते हैं, वहाँ पे आयुष फैसिलिटीज़ को भी को लोकेट किया जा रहा है। यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में एलोपैथिक दवाइयाँ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस आयुष रिलेटेड ऑप्शंस या फैसिलिटीज़ भी अवेल कराया जा रहा है अंडर नेशनल आयुष मिशन। उसके अलावा WHO के अंतर्गत भारत सरकार ने ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला है जामनगर में। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत का स्टेचर प्रमोट हो इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेशली इन आयुष सेगमेंट, उसके लिए WHO
द्वारा जो एक इनिशिएटिव लिया गया था ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का, उसमें भारत ने एक सेंटर खोला है। WHO ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर हैज बीन ओपनड बाय इंडिया इन जामनगर। तो दीज आर थ्री important initiatives, institutional initiatives taken by government of India in order to promote आयुष सेक्टर in our country। जो करंट बजट लाया गया है उसमें आयुष सेक्टर के लिए क्या क्या बातें हैं वो जरा देखते हैं। बजटरी एक्सपेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया है। इस साल लगभग 4400 करोड़ का बजट दिया गया और पिछले कुछ सालों से बजटरी एक्सपेंशन लगातार किया जा रहा है फॉर आयुष सेक्टर। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोले जाएंगे इन लाइन विथ एम्स। जिस तरीके का एम्स काम करता है फॉर एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम, भारत में एक नोडल एजेंसी है, उस तरीके से प्रीमियर नोडल एजेंसी है, वैसे ही आयुर्वेदा में इस तरह के 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोले जाएंगे जो पेशेंट केयर के साथ साथ एडवांस्ड रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। भारत विस्तार की हमने बात की थी पहले भी बजट डिस्कशन में, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे फार्मर्स को AI बेस्ड डिजिटल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो भारत विस्तार इज इन जनरल फॉर ऑल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बट उसमें मेडिसिनल प्लांट्स पे भी फोकस किया जाएगा, मेडिसिनल प्लांट्स के भी प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि भारत विस्तार विल ऑल्सो हेल्प इन आयुर्वेदा, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स आर एसेंशियल सप्लायर फॉर मेडिसिन डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा। उसके अलावा इनहैंस फंडिंग, ये जो WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला गया जामनगर में, उसके लिए अलग से फंडिंग दी जाएगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया इन द यूनियन बजट 26-27 विथ रेस्पेक्ट टू आयुष। एक चीज और आप ध्यान रखिए विथ रेस्पेक्ट टू आयुष, जब बात चली ही है तो ये बजट से रिलेटेड नहीं है बट आयुष से रिलेटेड है, कि रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उसमें यूरोपियन यूनियन ने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव को। भारत का ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत के जितने भी ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, जो कई हजारों सालों से भारत के अंदर हमें पता है बिकॉज ऑफ आवर ट्रेडिशन, जैसे टर्मरिक का एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है या फिर नीम का एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है, ये सब हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। ये हम लोग कई हजारों सालों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। घर में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है फॉर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज, तो ये सब हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। इन सब को डिजिटलाइज करके रिकॉर्ड किया गया है अंडर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। भारत सरकार की इनिशिएटिव है। ये इसलिए किया गया है ताकि बायो पायरेसी को प्रिवेंट किया जा सके। हो क्या रहा था कि हमारे देश में जो ज्ञान हम कई हजारों सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हीं नॉलेज को इस्तेमाल करके विदेश की कंपनियां उसकी मदद से दवाइयां बना रही हैं और फिर उसको अपने नाम पे पेटेंट करा ले रही हैं, और फिर उन्हीं दवाइयों को खरीदने के लिए हमें हाईयर प्राइस देना पड़ रहा है, और हम उस डायरेक्शन में दवाइयां बना भी नहीं पा रहे क्योंकि विदेशी कंपनियों ने पहले पेटेंट करा लिया। यह है बायो पायरेसी, सरल भाषा में कहें तो चोरी। तो बायो पायरेसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाया, और उस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को रिकॉग्नाइज किया है यूरोपियन यूनियन ने अंडर इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इससे हमारा जो आयुर्वेदा के अंदर जो स्पेशल नॉलेज है, जो भारत के अंदर कई हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज, वो सब प्रोटेक्ट होंगे और उनका बायो पायरेसी नहीं होगा बाय द यूरोपियन कंपनीज। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ आयुष सेक्टर। उसमें सबसे ज्यादा फोकस, आयुष में भी सबसे ज्यादा फोकस है आयुर्वेदा पे। आयुष सेक्टर को लेकर के लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। 3 मोटे मोटे कंसर्न्स हैं। पहला कि आयुष सेक्टर स्पेशली आयुर्वेदा लैक इंपीरिकल वैलिडेशन। दवाइयां तो प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन इन दवाइयों का इफेक्टिवनेस है कि नहीं, उसको लेकर के प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट्स नहीं हुए हैं। जिस तरीके के क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कंडक्ट्स का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है फॉर एलोपैथिक मेडिसिन, वैसा आयुर्वेदा के लिए या बाकी आयुष सिस्टम के लिए नहीं फॉलो होता है। तो इसी कारण से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कंसर्न रेज किया था कि आयुर्वेदा की जो दवाइयां हैं उनका कोई इंपेरिकल वैलिडेशन है नहीं, प्लस सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। आयुर्वेदा की जो दवाइयां हैं उनमें कभी कभार कंसर्न होता है कि लीड की या मर्क्यूरी
जैसे हेवी मेटल्स की प्रेजेंस होती है, जिस कारण से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आयुर्वेदा की सारी दवाइयाँ जो हैं वो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये हर केस में सही नहीं होता, कभी कभार ये गलत भी हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इज राइज ऑफ मिक्सोपैथी या क्रॉसोपैथी। जो हमारी मौजूदा सरकार है वो आयुर्वेदा को प्रमोट करना चाह रही है, ताकि जो इससे तो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी स्ट्रेंथन होगा, प्लस जो गैप है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं है ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल्स, उसको फिल करने के लिए भारत सरकार आयुर्वेदा को प्रमोट कर रही है। तो भारत सरकार के इंटेंशंस तो सही हैं, बट यू सी कहीं कहीं पे ओवरलैपिंग हो रही है। हो क्या रहा है कि लगभग 1-1.5 साल पहले भारत सरकार ने एक पॉलिसी रिलीज किया, जिसके अंतर्गत इट अलाउड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स टू परफॉर्म सर्टेन सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑल्सो, लिमिटेड टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स को अलाउ किया फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स एज वेल। उसके अलावा आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स को इस पॉलिसी के अंतर्गत अलाउ किया गया कि दे कैन प्रिस्क्राइब एलोपैथिक ड्रग्स ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, एलोपैथिक दवाइयां भी वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो एलोपैथिक प्रोफेशनल्स हैं वो अपोज कर रहे हैं कि फिर हम एमबीबीएस करके हमारा फायदा क्या हुआ, जब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी एलोपैथिक दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये है मिक्सोपैथी। मिक्सोपैथी का राइज हो रहा है, और वो ऐसे फॉल्स तरीके से या फेक तरीके से नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज एंड रिकॉग्नाइज तरीके से हो रहा है। भारत सरकार इसको अलाउ कर रही है कि आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स कुछ हद तक सर्जरी कर सकते हैं, एलोपैथिक दवाइयां दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इवन ड्यूअल मेडिकल डिग्री इज ऑल्सो बीइंग नाउ गिवन, 5.5 साल की ड्यूअल मेडिकल डिग्री जिसमें एमबीबीएस एंड बीएमएस कैन बी डन, ये सब भी इट इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड। तो दिस इज राइज ऑफ मिक्सोपैथी, जिसको लेकर के फिर एलोपैथिक प्रोफेशनल जो है वो अपोज कर रहे हैं कि इट विल डाइल्यूट एलोपैथिक एफिकेसी ऑल्सो। एलोपैथिक सिस्टम का जो एक ऑब्जेक्टिवनेस है वो भी डाइल्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ राइज ऑफ क्रॉसोपैथी या मिक्सोपैथी। तो ये सब कुछ कंसर्न्स है विद रिस्पेक्ट टू आयुष सेक्टर। बायोपायरेसी की हमने चर्चा की, तो बायोपायरेसी के ऊपर मैंने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आयुष के ऊपर जो भी हमने चर्चा की कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या हाल फिलहाल में इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर सीधा सीधा ये प्रश्न है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट होलोंग पार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट फॉर हमारे सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हुलॉक गिबॉन के बारे में पहले समझते हैं। हुलॉक गिबॉन्स आर टेललेस एप्स एंड दे आर द ओनली एप्स फाउंड इन इंडिया। टेललेस एप्स होते हैं और अकेला एप जो भारत में फाउंड किया जाता है। भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, उसके अलावा ईस्टर्न बांग्लादेश एंड साउथ वेस्ट चाइना में ये मिलते हैं। हुलॉक गिबॉन दो तरीके के होते हैं, वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन, ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स। वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलते हैं। ये जितना आप येलो एरिया देख रहे हैं ये सब में वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स मिलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल रहे हैं, बट दे आर फाउंड ओनली इन द सदर्न, मेनली इन द सदर्न पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र। जबकि ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स की बात की जाए तो वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम में मिलते हैं, वो भी एक लिमिटेड रीजन में, यहाँ पे बिटवीन लोहित एंड दिबांग रिवर। ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन एंड वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र हर जगह मिलते हैं। वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन की अगर बात की जाए तो उनको आईयूसीएन ने इंडेंजर्ड कैटेगराइज किया है, जबकि ईस्टर्न हुलॉक गिबॉन को आईयूसीएन ने वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। दोनों को हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, दैट इज शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि साल 2022 में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने स्टडी करके कंक्लूड किया कि जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स हैं ये हैं एक ही स्पीसीज, जेनेटिक वाइज दे आर सेम। ऊपर ऊपर से बस सुपरफिशियल अंतर है, उनका जो कोट है, फरी कोट है, वो थोड़ा कलर में अलग है, तो सुपरफिशियल डिफरेंस है, बट जेनेटिकली दे आर सेम। अब हुलॉक गिबॉन से संबंधित एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में समझते हैं, जिसका नाम है होलोंग पार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम
एंड एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट भोगदोई रिवर बॉर्डर्स द होलोंगपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होलोंगपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होलोंग गिबॉन्स तो मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन फॉर, होलोंगपार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन फॉर बंगाल स्लो लॉरिस। बंगाल स्लो लॉरिस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इट इज नॉर्थ ईस्ट इंडियाज ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट, रात के टाइम में एक्टिव रहने वाला नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अकेला प्राइमेट है। स्लो लॉरिस नोन फॉर वेनोमस, वेनोमस प्राइमेट, मतलब ये क्या करता है, जब भी इसको लगता है कि इसके लिए कोई खतरा है आसपास में, कोई भी इंसान या जानवर इसके लिए खतरा हो सकता है, तो दे रेज देयर आर्म्स एंड लिक देयर ग्लैंड्स ऑन देयर इनर एल्बोज, अलाउिंग, इनर एल्बोज को लिक करने से क्या होता है कि इट एक्टिवेट्स टॉक्सिन एंड देन इट इज डिलीवर्ड बाय वाइट, वाइट बाइट। ये ध्यान से समझिए, ये जो स्लो बंगाल स्लो लॉरिस है, इसकी एक खासियत यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ओनली नॉक्टर्नल प्राइमेट है। पहली बात तो ये, इसको जब भी खतरा महसूस होता है तो ये अपने एल्बो को लिक करता है। एल्बो को लिक करने से क्या है कि इसके पास थोड़े से वेनम्स आ जाते हैं, थोड़ा सा जहर आ जाता है, टॉक्सिन हो जाता है, उसके बाद ये बाइट करके अपने लिए जो थ्रेट है उसको एलिमिनेट करता है। कमिंग बैक टू दिस होलोक गिबॉन, होलोक गिबॉन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न होलोक गिबॉन एंड होलोंगपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सब तो आप समझिए। अब होलोंगपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। देखिए, होलोंगपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साउथ ईस्टर्न पार्ट में एक छोटा सा स्ट्रेच है, वहां से एक रेलवे लाइन गुजरती है, लगभग 1.65 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन जो है वो होलोंगपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एनिमल्स के लिए, जैसे कि एलिफेंट्स के लिए तो खतरा था ही, क्योंकि ट्रेन के साथ कोलिजन होने का डर हमेशा बना रहता है एलिफेंट्स के लिए। अब इस रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यहाँ से ट्रेनें चल पाएं। इसके कारण अब हो क्या रहा है कि होलोक गिबॉन्स के लिए भी खतरा बढ़ गया है। होलोक गिबॉन्स जो है दे आर आर्बोरियल, आर्बोरियल्स मतलब हमेशा वो पेड़ों पे रहते हैं। अब पेड़ों पे रहते हो, जल्दी जमीन पे नहीं आते, इसलिए सिंस वो जमीन पे नहीं आते, इस कारण से ट्रेन के सिर्फ मूवमेंट से उनको खतरा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, तो फिर इलेक्ट्रिक पोल्स और उस पे जो वायर्स लगे रहते हैं उसके कारण इनको खतरा है। इसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज था कि एक हुलॉक गिबॉन, इंडेंजर्ड हुलॉक गिबॉन वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड इन रेलवे ट्रैक। तो रेलवे लाइन के कारण वेस्टर्न होलोंगपार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेलवे लाइन के कारण एलिफेंट जैसे एनिमल्स को खतरा था। अब इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण हुलो की गिबॉन्स आर ऑल्सो अंडर थ्रेट। यह इमेज देख सकते हैं कि एक हुलो गिबॉन वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड। हुलो की बोन्स को रेलवे ट्रैक से सीधा सीधा खतरा नहीं है, क्योंकि दे आर आर्बोरियल। आर्बोरियल्स आर दोज एनिमल्स हु स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज, पेड़ों पे रहते हैं वो, लेकिन उस कारण से इनको इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक पोल से खतरा है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सास्पोकैलिप्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सास्पोकैलिप्स हाल फिलहाल में खूब डिस्कस हो रहा है, न्यूज में है। तो सास्पोकैलिप्स क्या है वो समझने से पहले समझते हैं सास के बारे में। सास स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इट सिंपली मीन्स यूजिंग सॉफ्टवेयर थ्रू इंटरनेट इंस्टीड ऑफ इंस्टॉलिंग इट ऑन योर ओन कंप्यूटर। जैसे सरल एग्जांपल में देता हूं, नेटफ्लिक्स पे हमने फिल्म देख ली, रादर देन बाइंग अ डीवीडी एंड कीपिंग इट एट आवर होम, हमने नेटफ्लिक्स पे देख लिया। वैसे ही कई सारे सॉफ्टवेयर जो हैं, हम लोग उसको सीधा सीधा खरीद के इंस्टॉल नहीं करते हैं अपने कंप्यूटर में, उसको ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर लेते हैं और रेंट पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स या जीमेल की भी अगर बात करें, तो जीमेल को हम उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते, ऑनलाइन ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो इन सब तरीके के जो सॉफ्टवेयर्स हैं विच आर अवेलेबल एज सर्विस, अवेलेबल ऑनलाइन, जिनको रेंट किया जा सकता है, इन सॉफ्टवेयर्स को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके फिर उनको रन करने की जरूरत नहीं होती है, इनको हम लोग ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, शॉर्ट में कहें तो SaaS, मीन्स सॉफ्टवेयर थ्रू इंटरनेट। SaaS is like renting software online rather than buying and installing it. अब रिसेंट टाइम में हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ राइज ऑफ AI, इवन द SaaS कंपनीज आर गेटिंग और फीलिंग अ थ्रेट ऑफ AI। अब लोगों को या जो कंप्यूटर यूजर्स हैं उनको SaaS कंपनियों की भी जरूरत नहीं होगी। Many SaaS companies are feeling threat because of rise of AI. That SaaS software as service system will also start crumbling and failing. इसी फिनोमिना को नाम दिया गया है SaaSpocalypse. It is an informal technical term. It is a situation where the SaaS companies will start failing mainly because of rise of AI. इसी को नाम दिया गया SaaSpocalypse. इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड एंड पीएम केयर फंड से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है। पीएम केयर फंड इज ऑडिटेड बाय सीएजी, नो, नन ऑफ दीज फंड्स आर ऑडिटेड बाय सीएजी। बाकी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। टैक्स इको इनिशिएटिव प्रोमोटिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। 30 मीटर लॉन्ग जो ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है ये एशिया का लार्जेस्ट नहीं है, एशिया का लार्जेस्ट मेश टेलीस्कोप है, ना कि ये। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, कई सारे कोलैबोरेटिव एजेंसीज मिलकर के ला रही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।